हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योत्सना, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर एट नीट उड़ान, द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, जो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। बेटा, आप जो सपना देखते हो उस सपने और आप में सिर्फ आपका फासला है। आप ही हो जो उस सपने को पूरा कर सकते हो अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और आपकी ये मेहनत, ये शिद्दत, ये लगन उस बीज की तरह है जो आपके आने वाले कल को एक ऐसा फल देगी जिससे सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे आपके आसपास के लोगों का और दुनिया का भी भला होगा। लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। आप वो डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए वो मेहनत करो ताकि लोग आपको वो भगवान का रूप माने और जाने। एंड इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए जो आपने ये मेहनत करनी है, जो नीट के पेपर के लिए मेहनत करनी है, कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली, कंसिस्टेंटली। आपको हर दिन अपने आप को याद दिलाना है कि ये मेरा सपना है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। जिस दिन आपका ये विश्वास डगमगा गया, आपका ये सपने की नाव भी डगमगा जाएगी। खुद पर विश्वास रखें, हर दिन अपने आप को ये बोले कि नहीं, मुझे ये करना है। लिटिल एफर्ट्स एवरी डे विल हेल्प यू अचीव दिस ड्रीम ऑफ योर्स। बच्चे, रोज दिन भर अपने आप को ये, हर दिन भर आपको ये चीज़ याद दिलानी है कि ये मेरा सपना है, मुझे इसकी तरफ बढ़ना है। आखिरी तक आते आते थकना नहीं है ना। ये जो आखिरी का जो माहौल होता है ना, जो अभी बीत गया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं थक गया हूँ, बस इसी पड़ाव पर आके अपने आप को और मजबूत करना है कि नहीं, मैं इतनी दूर बस चलने के लिए नहीं आया था, मैं इतनी दूर इसलिए आया था कि मुझे इसके पार जाना है। अगर अपनी नैया पार लगानी है तो आपको हर वक्त हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है ना। हम खड़े हैं आपके साथ। वी एज टीचर्स, एज मेंटर्स, एज गाइड एट उड़ान आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। बेटा, पढ़ाया हुआ सबको याद रहे, इसका एक बहुत सिंपल सा मंत्र मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, स्पेशली बायो के लिए, कि ये एक ऐसी साइंस है जो ऑब्जर्व्ड साइंस है, बदलने वाली नहीं है, इसके फैक्ट्स बदलने वाले नहीं है। आप 10-10, 20-20 बार पहले से पढ़ चुके हो, है ना। आपको बस इनको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, रिकैपिचुलेट करना है। और जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलती। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि वजन कम कर दो, सिर्फ सैलेड खाओ, आपका वजन कम हो जाएगा। भैंस देखी है आपने, सिर्फ घास खाती है। कभी किसी को देखा है कोई भैंस, पतली भैंस होती है? तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से आपका क्लियर होने वाला नहीं है पेपर, ये बात गांठ बांध लो। जिस दिन आपने उस थ्योरी को अप्लाई करना सीख लिया, क्वेश्चन लगाना सीख लिया कि इस थ्योरी पे ये क्वेश्चन बन सकता है, जब आप वो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, उसको एक एग्जामिनर की तरह जिस दिन आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया कि एक एग्जामिनर अगर इसको पढ़ेगा तो क्या वो इस पे ये क्वेश्चन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक एग्जामिनर ने या एक एनसीईआरटी की लाइन लिखी है कि मेरे पास जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इस साल में हमने एक्टिवेट किया था, किस लिए किया था, कब किया था, किस जगह किया था, कितने कंट्रीज के लिए किया था, ये सब सवाल उसके बन सकते हैं। तो इस तरीके से हर लाइन का एनालिसिस, हर लाइन के क्वेश्चन, कैसे आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे अपनी थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये सारे टैक्टिक्स we at उड़ान बच्चे are trying to teach you, guide you, help you so that you can achieve that target of cracking your NEET, you can achieve that target of getting 360 out of 360 in biology। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगेन ऑब्जर्व्ड साइंस है, उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, आपको सिर्फ उसको पक्का करना है। प्लस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बायो में आते हैं, एक तो इजी
ऊपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट अपने आप बोलता है आओ मुझसे मार्क्स ले लो, तो तुम क्यों नहीं लेते हो? तुम रेडी रहो कि हाँ हमें भी उसको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि हमें 360 में से 360 लेके आने हैं। एंड ये सब आपको अचीव कराने के लिए बेटा हमारे रैंकर्स प्राइम बैच में हम आपको हर हफ्ते 5 दिन क्लासेस देंगे। दिन में 2 क्लास रहेंगी आपकी, और ये शेड्यूल वाइज चलेगा ताकि आपको एक लाइव क्लास की फील आए। और अगर ऐसा हो जाता है कि आपसे वो क्लास मिस हो जा रही है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी उसको जाके दोबारा देख सकते हो। आप में जितनी मर्जी बार चाहे उसको रिवाइज करने के लिए देख सकते हो, रिपीट, रिवाइज, रिकैपिचुलेट। और तो और आपके हर महीने हम टेस्ट कंडक्ट कराएंगे ये बताने के लिए कि जी आप कितने दूध में और कितने पानी में आपको क्वेश्चन लगाना आया या नहीं आया। इसके साथ साथ आपको हम एक कॉन्सेप्चुलाइज्ड डिजिटाइज्ड नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो स्पेसिफिकली बस इसी प्राइम बैच के लिए हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉर्ट में एनसीईआरटी को कवर करते हुए सारे नोट्स हैं बेटा, और साथ साथ आपके जितने भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक में से आए हैं उनका एक राइटअप भी दिया हुआ है कि ये क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर जाएंगे एक्सक्लूसिवली रैंकर्स प्राइम बैच में, अलोंग विद बायोलॉजी मेमोरी कार्ड्स जो आप एक बार में पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ एक छोटे से पन्ने में पूरा टॉपिक समराइज करके दिया जाएगा। फॉर बायोलॉजी वी कॉल देम मेमोरी कार्ड्स माय डियर। और जब एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात हो ही रही है तो बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो आपके ओरिएंटेशन और मोटिवेशन के लिए, जहाँ पे सारे उड़ान के टीचर्स आपको हर महीने ऑल्टरनेट संडे जूम सेशंस पर गाइड करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए कैसी स्ट्रैटेजीज अपनानी है वो बताएंगे। साथ साथ आपके अपने अमन भैया भी उस जूम मीटिंग में होंगे जो आपको उस मुकाम तक पहुंचने में हर मुमकिन कोशिश, हर गाइडलाइन, हर तकनीक बताएंगे। ये आपके एक्सक्लूसिव फीचर्स सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स प्राइम बैच के लिए है। इसके अलावा आपके टेस्ट तो है ही है, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में जो दिसंबर से चालू हो रही है उसका भी एक्सेस दिया जाएगा। और तो और आपके लिए एक नए पैटर्न पे बने क्वेश्चन बैंक सेक्शन ए, सेक्शन बी जो टाइमर के साथ लगाए गए हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपनी स्पीड को शुरुआत से मेंटेन कर लें, है ना। जब आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देंगे तो ये टाइम आपको बहुत फायदा देगा, आपको बताएगा कि आप औरों से कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पर स्ट्रांग है। ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ही यही है। जो भी आपके डाउट्स होंगे पेपर के साथ, आपके वो सब डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। 24 आवर्स डाउट सॉल्विंग है बेटा, चाहे आपका एक डाउट है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, वो हर डाउट हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप वो गलत ना करके आओ पेपर में। हर बच्चे का हर डाउट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सॉल्व होना चाहिए। गिनवाने को तो मैं बहुत कुछ गिनवा सकती हूँ, बट ये सारे फीचर्स की डिटेल्स आपको उड़ान ऐप के बैच में, रैंकर्स प्राइम बैच में मिल जाएंगी। आप जाइए उसको देखिए। मैं अब इस समय आपको वो रैंक अचीव कराने के लिए, वो 360 में से 360 लाने के लिए इन्हीं डिजिटाइज्ड नोट्स में से ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ बेटा, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हर महीने एक सेक्सुअली मैच्योर फीमेल में देखी जाती है, प्राइमेट फीमेल में देखी जाती है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी जुड़कर आता है और इससे भी जुड़कर आता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्राफ को लेके, हार्मोन के, आपके चेंजेस को लेके, टाइम पीरियड को लेके। तो वो एक एक चीज़ कि भैया कितने फेजेस हैं, उसमें कितने दिन लगेंगे, क्या हार्मोन है, क्या ग्राफ आएगा, क्या तकनीक आपको अपनानी है,
वो सब मैं आपको सिखाऊंगी और वो सब इस नोट्स में लिखा है अलॉन्ग विद उसके क्वेश्चंस। सो देरी किस बात की है, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको हम अंग्रेजी में हिंदी में मिक्स करके आपको पढ़ाएंगे। शुरुआत में आपके लिए मैंने एक जिस्ट आपको तैयार करके दे दिया है, अब हम इसको पक्का करते हैं और पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? हम बोलते हैं कि एक चेंजेस हैं जो एक फीमेल की बॉडी में, कौन सी फीमेल? जो कि सेक्सुअली मैच्योर फीमेल है। और एक फीमेल सेक्सुअली मैच्योर कब होती है? जब उसकी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी आपके गोनैड्स को मैसेज देना शुरू कर देती है, दैट इज FSH और LH हॉर्मोन्स देना शुरू कर देती है उसके सेक्स ऑर्गन को, जैसे कि ओवरी की अब तुम्हारा मैच्योर होने का टाइम आ गया है। एंड ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स आने लग जाती हैं और फिगर बनने लग जाती है, नहीं बेटा। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब है कि अब ये फीमेल जो एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स दे रही है उसकी मदद से उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होंगे जिससे वो इतनी मैच्योर है, इट कैन गिव राइज टू अ फुल फ्लेज्ड गैमीट विच कैन शो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इट कैन ऑल्सो कैरी अ फीटस, कि वो फीमेल अब एक गैमीट बनाकर फर्टिलाइजेशन कर कर एक फीटस को अपनी बॉडी में डेवलप कर सकती है। अब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का मायना है। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी जो आपकी प्यूबर्टी पे अटेन होती है, स्पेशली एक फीमेल की लाइफ में, एक ह्यूमन फीमेल, एक प्राइमेट फीमेल की लाइफ में, इस सेक्सुअल मैच्योरिटी को कौन लेकर आता है? आपके हॉर्मोन्स लेकर आते हैं विच आर फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये हॉर्मोन्स ऐसा रोल प्ले करते हैं कि हर महीने वो आपकी ओवरी में, आपके यूटरस में चेंजेस लेकर आते हैं जो कि रिपीट होते हैं, इसलिए इसको हम साइकिल बोलते हैं। बोलते हैं ना कि साइकिल क्या चीज़ होती है, जहाँ से शुरू होती है उसका पन्ना वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वो चेंजेस जो बार बार रिपीट होते हैं, और मेंस का मतलब क्या है? 28 डेज 4 वीक्स 1 मंथ। तो वो इवेंट्स जो 28 दिन बाद दोबारा से रिपीट हो, रिपीटेड साइक्लिकल इवेंट्स जो कि किसकी बॉडी में होते हैं? एक सेक्सुअली मैच्योर फीमेल की बॉडी में। एंड ये सेक्सुअली मैच्योर फीमेल कब होती है? एट प्यूबर्टी। हम बोलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी, अब मैंने ये स्टार्टिंग वर्ड क्यों लिखा? कि पहली बार जब ये साइकिल ऑब्जर्व करी जाती है एक ह्यूमन फीमेल के अंदर, तो वो एट प्यूबर्टी, माने जब वो पहली बार सेक्सुअल मैच्योर साइकिल एग्जिबिट करती है, उसको हम मीनार्क बोलते हैं। एट प्यूबर्टी स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मीनार्क बोलते हैं। एंड जब तक ये फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव फेज में रहेगी तब तक हर महीने वो ये साइक्लिकल चेंजेस अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करेगी, ठीक। एंड जब एंड आएगा तब ये साइक्लिकल चेंजेस होने भी बंद हो जाएंगे। किस चीज का एंड? आपके रिप्रोडक्टिव फेज का। तो हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइक्लिकल इवेंट्स हैं, हम बोलते हैं साइक्लिकल इवेंट्स, ठीक है, वेयर देयर आर चेंजेस। कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं? इन दी ओवरी एंड यूटरस, ठीक है, ऑफ अ सेक्सुअली मैच्योर फीमेल। तो साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरी एंड यूटरस आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पे, ऑफ अ सेक्सुअली मैच्योर फीमेल और अ फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव फेज, विच आर अंडर द हार्मोन कंट्रोल और हार्मोन रेगुलेशन। ये सारे हार्मोन रेगुलेटेड चेंजेस होते हैं। कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इन चेंजेस को रेगुलेट करते हैं बेटा? हार्मोन रेगुलेशन फ्रॉम पिट्यूटरी
as well as hormone regulation from ovary. पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स और ओवरी के हॉर्मोन्स चेंजेस लेकर आते हैं बेटा ओवरी और यूट्रस में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स ओवरी में चेंजेस लेके आएंगे, ओवरी के हॉर्मोन्स यूट्रस में चेंजेस लेके आएंगे। तो ये जो साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं एक सेक्सुअली मैच्योर फीमेल बॉडी में, जो ओवरी और यूट्रस में चेंजेस लेके आते हैं अंडर द हार्मोन रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स, कलेक्टिवली इनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, विच रिपीट आफ्टर एवरी 28 days, दैट रिपीट आफ्टर एवरी 28 days। इस लाइन को हमने एस्ट्रिक्स लगा लेना है, दैट रिपीट एवरी 28 days when there is no fertilization। ये हर 28 दिन में आपके चेंजेस रिपीट होंगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो मायना क्या है कि फर्टिलाइजेशन का इसमें क्या मुद्दा आ गया, जैसा कि मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चेंजेस हैं जो आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को मार्क करते हैं कि एक फीमेल सेक्सुअली मैच्योर है अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो कर रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी में गैमीट बन रहा है, वो फर्टिलाइजेशन शो करके एक बच्चे को पैदा कर सकती है। तो ये चेंजेस जो उसकी बॉडी में होते हैं बेसिकली उसकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए होते हैं, टू होल्ड अ बेबी, टू नर्चर अ बेबी। तभी जो ओवरी में चेंजेस आते हैं वो एक गैमीट बनाने के लिए होते हैं, जो यूट्रस में चेंजेस आते हैं वो उसकी लाइनिंग थिक करने के लिए होते हैं कि बाय चांस जो ओवरी ने अगर गैमीट बनाया है फर्टिलाइज कर जाए और फीटस बन जाए तो उस फीटस को यूट्रस कहता है मैं संभालने लायक, उतना मोटा उतना कुशन लायक तो होना चाहिए कि मैं उसको संभाल सकूं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर यूट्रस उस फीटस को संभाल के रखता है अगले 9 महीने तक। फिर हर 28 दिन में ये साइकिल रिपीट नहीं होती, क्योंकि ये साइकिल हो ही किस लिए रही है, ये जो ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं ये आ रहे हैं गैमीट बनाने के लिए। सो द चेंजेस विच अकर इन ओवरी इज टू फॉर्म गैमीट, द चेंजेस विच अकर इन द यूटेरस इज टू थिकन एंड फॉर्म कुशन फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि अगर एम्ब्रियो बनेगा तो उसको डेवलप करने के लिए मेरे पास ये कुशन होना चाहिए, ठीक है। अगर एम्ब्रियो नहीं बनता, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो दीज इवेंट्स रिपीट आफ्टर एवरी 28 days। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो मकसद था यूटेरस को थिक करने का वो पूरा हो गया, एम्ब्रियो आ गया, वो उसको फिक्स कर लेता है। अब वो बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक बच्चा है जिसको मैंने डेवलप करना है, इसी के लिए तो मैंने ओवरी में चेंजेस लेकर आया था, इसीलिए तो मैं यूटेरस में चेंजेस लेकर आया था, तो मेरा काम हो गया। अब मुझे नए चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओवरी में नया फॉलिकल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तो बच्चा आ गया। तो जब तक बच्चा यूटेरस में डेवलप करता रहता है 9 महीने तक, तब तक कोई ओवरी में नए चेंजेस नहीं होते, कोई फॉलिकल मैच्योर नहीं होता और यूटेरस की थिकनिंग मेंटेन्ड रहती है जब तक कि वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस नहीं हो जाता। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है चंद शब्दों का कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ओवरी में चेंजेस आते हैं गैमीट बनाने के लिए, यूटेरस में चेंजेस आते हैं एक बच्चे को होल्ड करने के लिए कि वो थिक हो जाए, कुशन हो जाए, ठीक है। क्यों आते हैं? क्योंकि एक उम्मीद होती है कि हाँ जी अब हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर है, वो बच्चा पैदा करने के कैपेबल है, तो हर महीने एक गैमीट बनाया जाता है। देखो सिर्फ एक गैमीट हर महीने मैच्योर किया जाता है इन द होप कि कोई फीमेल के पास मेल गैमीट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, और अगर एम्ब्रियो बनेगा तो यूटेरस उसको पकड़ने के लिए तैयार है, उसमें थिकनिंग हो चुकी है और वो तैयार है। एंड ये सारी तैयारी हॉर्मोन्स के बलबूते पर होती है जो कि आपको पिट्यूटरी देता है और आपको ओवरी देती है। सो लेट्स नाउ रीड थोड़ा सा और डिटेल में कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में
क्या क्या सब डिविजन्स हैं और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इसको करने में मदद करती है। मकसद एक ही है, गैमीट बनाना है, यूट्रस को थिक करना है एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए। ये हर 28 दिन में तब रिपीट होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये रिपीट नहीं होगी जब तक फुल्ली डेवलप्ड फीटस 9 महीने तक नहीं हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर ये जो यूटेराइन चेंजेस हैं जो पहले से 28 दिन तक के बीच में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हमें यूटरस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमें ओवरी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड ये सारे चेंजेस आपके हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम फेजेस में डिवाइड करते हैं। कि जो ओवरी के अंदर चेंजेस होते हैं गैमीट बनाने के लिए, वो उसके फॉलिकल को मैच्योर करने के होते हैं, और बिल्कुल मिडल ऑफ द साइकिल में 28 दिन के मिडल में 14th डे पे ये फॉलिकल एग रिलीज कर देता है, एंड इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है कि आपका मैच्योर फॉलिकल उसने एग रिलीज कर दिया। जब ये सारे चेंजेस ओवरी में हो रहे होते हैं बेटा, उसी टाइम यूटरस में भी चेंजेस हो रहे होते हैं। क्या चेंजेस हो रहे होते हैं कि आपका यूटराइन लाइनिंग सबसे पहली बार जब हम बोलते हैं कि मीनार का है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है, तो शुरुआत ही उसकी होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूटरस की लाइनिंग को तोड़ते हुए, कि वो थिक हो चुका होता है और वो टूट रहा है। जब वो टूट रहा है इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा इसके पास नहीं था, इसके पास कोई फीटस डेवलप नहीं हो रहा था, तो इसने यूटराइन लाइनिंग इसकी शेड हो गई। उस टाइम पर मैसेज आता है पिट्यूटरी से कि भैया एग बनाओ, अभी तो फीटस बना नहीं है, हमें एग की जरूरत है। तो पिट्यूटरी मैसेज देती है आपके ओवरी को कि ठीक है भाई फॉलिकल मैच्योर करना शुरू करो। तो जब ये शेडिंग हो रही है तो आप देख रहे हो कि आपका फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो गया, और जब फॉलिकल मैच्योर होना शुरू होता है तो यूट्रस बोलता है जो बात गई सो गई, अब दोबारा से एग आ रहा है, हो सकता है उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, तुम अपने आप को वापस थिक करना शुरू कर दो। तो उसकी थिकनिंग वापस से शुरू होने लग जाती है। ठीक है, ये फेज जिसमें आपका फॉलिकल मैच्योर हो रहा है और यूट्रस को मैसेज दिया जा रहा है कि भैया अब फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, एग आएगा, तू भी तैयार हो जा, तू भी मोटा हो जा, इसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ठीक, और यूटेराइन की भाषा में हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। जब हमारा फॉलिकल पूरा मैच्योर हो जाता है, वो एग रिलीज कर देता है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज और ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज। ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज है जिसके अंदर आपका फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, देयर इज फॉलिकुलर फेज, या फिर यूटरस में प्रोलिफरेशन ऑफ द लाइनिंग हो रही है, प्रोलिफरेटिव फेज। और ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज, अब उसमें क्या होता है कि जो आपका मैच्योर फॉलिकल जिसने ओवम रिलीज कर दिया है वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम, और वो आपको ऐसे हार्मोन्स देता है जिससे यूट्रस की लाइनिंग और थिक और ग्लैंडुलर हो जाती है। तो आप देखोगे ये जो कॉर्पस लूटियम है इसको हम लूटियल फेज बोलते हैं जब तक ओवरी में ये रहता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से यूटरस की लाइनिंग और थिक होती जाती है, ग्लैंड्स बनती जाती है, सिक्रीशन होती जाती है, इसलिए हम इसको यूटरस की भाषा में सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। तो ये मेरे मोटे मोटे फेजेस हैं कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फॉलिकुलर फेज एंड योर लूटियल फेज ओवरी की भाषा में। तो हम उसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं कि अगर मैं ओवरी की भाषा में अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को डिफाइन करूँ तो ये 28 दिन की साइकिल है, ये पहला दिन है, तो मेरे 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होती है। इससे पहले वाला जो फेज है वो मेरा फॉलिकुलर फेज है, क्योंकि अब तक ओवरी में फॉलिकल बन रहा था, और इसके बाद वाला जो फेज है वो मेरा लूटियल फेज है, क्योंकि अब वो फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बन गया और ये लूटियल फेज कहलाएगा। एंड इस इवेंट को जो 14वें दिन पे होता है मिडल ऑफ द साइकिल, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल है। इसी तरीके से यूटरस की भाषा में इस फेजेस को हम 3 में डिवाइड करते हैं कि अगर मैं यूटरस की भाषा में इन फेजेस को डिवाइड करूं तो पहले कुछ दिन तो मेरी यूटराइन लाइनिंग शेड हो रही होती है, इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। कि पहले
2 से 3 या 4 दिन तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होती है, जो कि मैसेज देती है पिट्यूटरी को कि भाई फॉलिकल बनाओ, यूट्रस लाइनिंग तो शेड हो गई। उसके बाद के कुछ 8 से 10 दिन जब मेरी यूट्रस की लाइनिंग जो बेचारी टूट गई थी, ब्लड वेसल्स जो टूट गए थे, अब वो वापस से रिपेयर होते हैं। इसको हम रिपेरेटिव फेज या फिर हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं यूट्रस की भाषा में। एंड 14वें दिन हमें पता है क्या होती है, ओव्यूलेशन, जिसके बाद आपका कॉर्पस लूटियम बनके जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ओवरी में, तो वो आता है यूट्रस के पास प्रोजेस्टेरॉन, और वो यूट्रस को बोलता है कि अब थिकनिंग से काम नहीं चलेगा, अब आपको ब्लड वेसल्स भी नहीं बनानी पड़ेंगी, अब आपको ग्लैंड्स भी बनानी पड़ेंगी, सीक्रेशंस भी करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, बच्चा आ जाए, तो इसीलिए इस फेज को बोला जाता है सीक्रेटरी फेज। Secretory phase. So these are the phases which are given the name from the point of view of your uterus. तो ये तो बात हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिवीजन की, कि इसमें कितने फेजेस होते हैं। और अगर दोनों को ओवरलैप करके देखूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये सारे के सारे चेंजेस जो कि मेरे हार्मोन्स की रेगुलेशन में है, इनका दारोमदार आपके किस पे डिपेंडेंट है, जो पिट्यूटरी से हार्मोन आ रहे हैं। कौन से हार्मोन आते हैं पिट्यूटरी से? FSH और LH। ये किस पे एक्ट करते हैं? ये ओवरी पे एक्ट करते हैं, फॉलिकल पे, और फॉलिकल को मैच्योर करते हैं इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल है, और अब ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बन रहा है जो कि ओवम को रिलीज करेगा। एंड ये ग्राफियन फॉलिकल बाद में क्या बन जाता है? कॉर्पस लूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ये जो हार्मोन्स मुझे ओवरी से मिल रहे हैं, फॉलिकुलर सेल से मिलता है ईस्ट्रोजन, और कॉर्पस लूटियम से मिलता है प्रोजेस्टेरॉन, ये चेंजेस लेकर आते हैं आपकी यूटरस की लाइनिंग में। देखो, जब भी मेरे पास ईस्ट्रोजन है, आप देख सकते हो कि जब भी मेरे पास ईस्ट्रोजन है उस टाइम पर मेरी थिकनिंग हो रही है यूटरस की। जब भी मेरे पास प्रोजेस्टेरॉन है तो थिकनिंग तो हो ही रही है, साथ साथ ग्लैंड फॉर्मेशन भी हो रही है यूटरस में। तो ये सारे चेंजेस which are happening in ovary and uterus in different time periods are under the hormone regulation, जिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हार्मोन किस में चेंजेस लेकर आता है। पिट्यूटरी हार्मोन्स ओवरी में चेंजेस लेकर आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पिट्यूटेरियन हार्मोन्स brings about changes in ovary and ovarian hormones bring about changes in uterus during the menstrual cycle। इनके नाम भी लिख लेते हैं कि पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स देती है? FSH और LH। और ओवरी कौन से हार्मोन्स देता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यूटरस के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। अब एक एक फेज को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि उसके कितने टाइम पीरियड है और उसके अंदर हमारे क्या की इवेंट्स आते हैं। फटाफट से उसको हम देख लेते हैं। सो लुकिंग एट द फर्स्ट फेज विच इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस फेज में हमारे पास कितने दिन होते हैं? सो वी से ऑन एन एवरेज 4 days प्लस माइनस 2 days, आप कह सकते हो कि 3 to 4 days तक ये पीरियड लास्ट करता है। इसमें होता क्या है? व्हाट आर द यूटराइन चेंजेस एंड व्हाट आर द ओवरी चेंजेस। तो ओवरी चेंजेस में हम बोलते हैं कि वो आपके यूटराइन चेंजेस पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इस फेज में देयर इज शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो की इवेंट जिसको हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में हो क्या रहा है? देयर इज मेंस्ट्रुअल फ्लो, देयर इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंड ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ और क्या शेड करता है बेटा? वो जो नई ब्लड वेसल्स आपकी बनती है, बेसिकली जो ब्लड फ्लो है आपका, वो ब्लड वेसल से आता है, जिसमें आपकी लाइनिंग भी आती है। तो हम बोलते हैं शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग
plus we have our blood vessels also which contribute to the menstrual flow. So blood vessels plus endometrial lining की जो शेडिंग है वो आपकी मेंस्ट्रुएशन फेज में होती है। और इस टाइम पर ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, ओवरी में बेटा फॉलिकल की मैच्योरेशन स्टार्ट होने लग जाती है। फॉलिकल मैच्योरेशन को हम बोलते हैं कि चलो ठीक है अब एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो गई टूट, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो नया फॉलिकल चाहिए, तो फॉलिकल मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड इन सब को करने के लिए जो हमारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवरी में जो चेंजेस लेकर आते हैं, हमें मालूम है कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, और यूटरस में जो चेंजेस लेके आते हैं हमें पता है कि वो ओवरी के हार्मोन्स हैं। एंड मेजर कारण जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होने का है वो ओवरी के हार्मोन का प्रोजेस्टेरॉन का गिर जाना है। व्हेन देयर इज अ वेरी लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन देन देयर इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और तुम्हें पता है कि ये क्यों है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता क्यों है? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवरी के अंदर जो हमारे पास कॉर्पस लूटियम है वो बेचारा रिग्रेस हो जाता है और कॉर्पस लूटियम बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि हमारे ये फॉलिकल की जो एल्बिकन्स जो बिल्कुल रिग्रेस्ड मोड होता है आखिरी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसकी वजह से आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल की कमी का कारण क्या है, कि ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम क्यों हो रहा है, क्यों ओवरी प्रोजेस्टेरॉन कम दे रही है? क्योंकि आखिरी तक आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड तक आते आते यहाँ तक आते आते जब आपका मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आते आते आपका प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन बना रही है बॉडी कॉर्पस लूटियम वो खत्म हो जाती है, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाता है। और पिट्यूटरी का क्या हाथ है इसमें? वो बोलती है कि जी कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है LH, अब पिट्यूटरी LH देती नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरा कॉर्पस लूटियम भी बेचारा थक थका के खत्म हो जाता है, तो मेरे पास नहीं है। और ये जो फॉलिकल मैच्योरेशन है इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं अभी मेंस्ट्रुअल फेज में पिट्यूटरी के अंदर LH और FSH थोड़े थोड़े हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो FSH और LH दोनों ही जो हमारे पिट्यूटरी से ओवरी के पास जाते हैं फॉलिकल की मैच्योरेशन के लिए, वो धीरे धीरे अपना आगाज कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है अब हमें मैच्योर करना है, तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम तो कम हो गए थे, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम भी बेचारा दब गया था और प्रोजेस्टेरॉन भी दब गया था, चलो ठीक है अब हम शुरू हो जाते हैं, अब हमें दोबारा से साइकिल स्टार्ट करनी है। तो ये तो चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में। आगे जो आपका सेकेंड फेज है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, जो कि करीबन आपका 8 से 12 दिन का फेज, या हम कह सकते हैं 8 से 10 दिन का फेज बिफोर ओव्यूलेशन, आपका फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज। देखिए यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको फॉलिकल की मैच्योरेशन दिखा रहे हैं कि क्या होता है। प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होता है, उसमें कैविटी बननी शुरू होती है और वो ग्राफियन फॉलिकल बनना शुरू होता है, और अल्टीमेटली उस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल जाता है एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर जो ओवेरियन चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं? तो हम बोलते हैं कि फॉलिकुलर फेज के अंदर आपका पिट्यूटरी गिव्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द फॉलिकल्स फॉर देयर मैच्योरेशन। एंड बेटा जब ये मैच्योरेशन होती है, फॉलिकल्स मैच्योर करते हैं, तो जो आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। एंड ये ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी यूटरस की लाइनिंग को थिक करने में मदद करता है। तो इस टाइम पर अगर मैं एक यूटराइन चेंजेस को ऑब्जर्व करूं तो आप ऐसा देखोगे कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम में तो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की हो रही थी शेडिंग, और फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होगा
कि जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो धीरे धीरे थिक होना शुरू होगी. इफ यू कैन अप्रिशिएट, वो धीरे धीरे रिपेट होना शुरू हो रही है. उसकी थिकनिंग, द रेड कलर लाइनिंग इज गोइंग टू स्लोली स्टार्ट गेटिंग थिकन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन. अब जब फॉलिकुलर फेज के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है तो इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ठीक है, बन गया, फॉलिकल मैच्योर हो गया, ईस्ट्रोजन घना आ गया, अब हमें एफएसएच की जरूरत नहीं, इसको कर दो कम. और एफएसएच का लेवल बेचारे का हो जाता है डाउन. तो जब हम आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स को ड्रॉ करते हैं इन द इनिशियल 0 to 14 और 14 to 28 डेज, और उसके अंदर अगर मैं रेड कलर से एफएसएच को ड्रॉ करूं तो देखो वो शुरुआत में तो होता ही है, एंड धीरे 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 जब वो एक लेवल पे आ जाता है कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया तो बेचारा कमती हो जाता है. बट सडनली उसको ऐसा रियलाइज होता है कम तो हो गया, बिकॉज ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया था, तो उसने बोला कि अब एफएसएच की ज़रूरत नहीं, कम हो जाओ. बट ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि इसी टाइम पर पिट्यूटरी एलएच हार्मोन भी देती है. इनिशियली थोड़ा सा कम होता है वो, बट वो धीरे धीरे बढ़ता है और 14वें दिन पे आके तो उसकी पीक आ जाती है. तो एफएसएच कहता है कि ऐसे कैसे मैं पीछे रह जाऊंगा भाई, ईस्ट्रोडायोल तूने तो मेरे साथ नाइंसाफी कर दी भाई, मैं भी पीक लूंगा, बट भले ही उतना पीक ना ले पाता हो, बट वो भी 14वें दिन पर पीक पर आता है. एंड दिस पीक ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन. तो अगर कभी ऐसा डायग्राम आ जाए कि 14th डे पर पीक आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो पीक अटेन करेगा वो कौन अटेन करेगा? एलएच, जिसकी देखा देखी एफएसएच भले ही कम हो जाता है, बट वो कहते हैं कि बढ़ूंगा तो सही में. तो आपका पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन? लो LH, लो ईस्ट्रोजन, हाई प्रोजेस्टेरॉन, हाई FSH. तो लो LH तो नहीं है, और हमें मालूम है कि इन दिनों में अगर मैंने यहाँ पर ये पिट्यूटरी हार्मोन्स दिखाए हैं तो ओवेरियन हार्मोन्स का क्या हाल होता है कि हमारा FSH बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स मैच्योर करते हैं, ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं, ईस्ट्रोजन आता है और वो बेचारा ईस्ट्रोजन एफएसएच को कर देता है कम. तो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और 14th डे पर वो भी अपनी पीक शो करता है. तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो 14th डे पर हर हार्मोन अपनी पीक शो कर रहा है, FSH भी, LH भी, ईस्ट्रोजन भी. तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि लो ईस्ट्रोजन आपका ओव्यूलेशन करे तो वो गलत है. तो लो ईस्ट्रोजन गलत हो गया, लो LH गलत हो गया, प्रोजेस्टेरॉन तो अभी तक आता ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो तब आएगा जब ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बन जाएगा. तो हाई FSH ही आप मार्क करोगे. ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉलिकुलर फेज में FSH के हार्मोन की क्या बढ़त और चढ़त होती है कि पहले वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे वो फॉलिकल को मैच्योर करता है, फॉलिकल मैच्योर होके ईस्ट्रोजन देता है, और ये जो ईस्ट्रोजन बनता है वो कहता है फॉलिकल तेरी जरूरत नहीं है, एफएसएच तो बनना बंद हो जा. तो वो बेचारा एफएसएच घबरा के बेचारा चुप होके दब्बू बन के बैठ जाता है. पर जब वो देखता है कि एलएच तो बढ़ता जा रहा है, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, तो वो भी पीक पे आ जाता है. तो एट ओव्यूलेशन एफएच रीचेज अ पीक, ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो एट इट्स पीक, एलएच इज ऑल्सो एट इट्स पीक. और प्रोजेस्टेरॉन का क्या हाल होता है इस टाइम पे? वो कहता है अभी तो मेरा कोई नामो निशान ही नहीं है, मुझे तो बनाने वाला ही नहीं आया, तो वो बेचारा अभी नीचे ही रहता है. वो 14वें दिन के बाद बढ़ना शुरू होता है, जब आपका जो फॉलिकल है वो मैच्योर होकर एक कॉर्पस लूटियम बना देता है. जब ये गोल्डन कलर का या येलो कलर का कॉर्पस लूटियम बनता है, तब प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू होता है पोस्ट ओव्यूलेशन. तो हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज मार्क्स द मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल, एंड यूटेरस में इट मार्क्स द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, LH एंड ईस्ट्रोजन.
अभी तक प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं था। अब जब ओव्यूलेशन होती है बिकॉज ऑफ द पीक ऑफ LH, या आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द पीक ऑफ FSH, एस्ट्रोजन, दैट रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ovary follicle, the tertiary follicle, which is known as a mature Graafian follicle, which you can observe here कि मेरे पास at the middle of the cycle on the 14th day there is ovulation, release of egg from the ovum. तो इसको हम ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेटरी पीरियड बोलते हैं। आपको क्या की इवेंट देखने को मिलता है? देयर इज रिलीज ऑफ ओवम, ये की इवेंट है। कौन सा हार्मोन है जो ये की इवेंट करता है? इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। पीक पे होता है LH। इसके साथ साथ और कौन पीक पे होता है? भैया FSH भी बहुत हाई होता है और आपका ईस्ट्रोजन भी हाई होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन तो अभी तक बनना शुरू ही नहीं हुआ। जब ओव्यूलेशन हो जाती है on the 14th day, middle of the cycle, when the cycle is of 28 days, mind it, जब साइकिल 28 दिन की होती है तो मिड ऑफ द साइकिल पे 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। एक स्टार क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी लगाना। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर साइकिल 28 डेज की नहीं है, 45 डेज की है, तो फिर आप क्या करोगे? तब ओव्यूलेशन कब होगी? When will ovulation occur if the cycle is of 45 days? तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ovulation always occurs 1 day before the luteal phase कह लो या secretory phase कह लो। माने जब कॉर्पस लूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू करता है, उससे एक दिन पहले ओव्यूलेशन होती है। आप स्टार्टिंग से नहीं, बैकवर्ड से कैलकुलेट करके क्वेश्चन का आंसर करोगे। क्यों? क्योंकि हर पीरियड वेरिएबल टाइम पीरियड शो करता है। मेंस्ट्रुअल फेज 3, 4, 5, 6, 7 दिन का भी हो सकता है। फॉलिकुलर फेज 8, 9, 10, 11, 12 दिन का भी हो सकता है। ओव्यूलेटरी फेज माने एक दिन जब वो ओवम रिलीज होता है, ठीक है। हो सकता है 12वें दिन पे, हो सकता है 14वें दिन पे, हो सकता है 16वें दिन पे, डिपेंड करेगा किस पे? ऑन योर सिक्रीटरी फेज या लूटियल फेज। उससे बस एक दिन पहले, क्योंकि ये सिक्रीटरी फेज लूटियल फेज का टाइम पीरियड फिक्स होता है बेटा। दिस सिक्रीटरी फेज और द लूटियल फेज, जिसके अंदर आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होता है फ्रॉम द ओवरी, हम बोलते हैं कि मेरा जो लूटियल फेज है, दिस फेज इज मार्क्ड बाय लूटियल फेज which is also known as the secretory phase, has a fixed time period of 14 days। चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 दिन की हो, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की हो, 32 दिन की हो, 60 दिन की हो, कितने भी दिन की हो, आपका लूटियल फेज फिक्स्ड 13 से 14 दिन का 14 दिन का होता है और उससे एक दिन पहले ही ओव्यूलेशन होगी। अगर आप साइकिल ऑब्जर्व करो तो आप ऐसा देख पाओगे कि ये जो ओव्यूलेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इट इज जस्ट 1 डे बिफोर योर फॉलिकुलर फेज के बाद वाला जो आपका लूटियल फेज होता है, इससे एक दिन पहले। अब ये लूटियल फेज जो आपका 28 दिन से लेके 15वें दिन तक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, दिस इंटायर फेज इज योर लूटियल फेज। इससे एक दिन पहले ऑन द 14th डे, अगर आप काउंट करो तो 28 है ना, और उसमें से 14 दिन माइनस कर दो, 28 में से 14 माइनस की तो क्या आया? 14। तो वही आंसर है। इसी तरीके से जब आपको ये डिसाइड करना हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जी मेरी 45 डेज के, तो 45 में से 14 माइनस कर दो, तो आपका 31st डे पर ओव्यूलेशन होगी।
आपने बस 14 दिन माइनस कर देने हैं, बिकॉज उससे एक दिन पहले ही होते, काउंट करने की जरूरत नहीं है 45, 44, 43 नहीं, सीधा माइनस करो, वो एक दिन पहले ही आएगा 31, तो वो 31st डे पे ओव्यूलेशन, जैसे 28 में से 14 मार्क तो 14 आता है ना, 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, वैसे ही 45 में से 14 माइनस करोगे तो 31 आएगा, 31st डे पे ओव्यूलेशन शो करेगा, चाहे आंसर में 30, 31, 32, 33 लिखा हो, एक एक दिन का गैप हो, आपको मालूम है कि 45 में से अगर 14 माइनस करूंगा तो 31 आएगा, 31st डे पे होगी ना, 30th पे होगी ना, 32nd पे होगी, बिकॉज योर लूटियल फेज इज फिक्स्ड of 14 days and ovulation occurs just one day before the luteal phase. and इस luteal phase में क्या होता है, हम बोलते हैं luteal phase में जो आपका corpus luteum है वो बनता है, and ये corpus luteum क्या बनाता है ओवरी के अंदर, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। तो at your ovulation जब आपका ग्राफियन फॉलिकल टूटता है, ओवम रिलीज करता है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल अपने आप को बदलता है इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी विच इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। एंड बच्चे दिस कॉर्पस लूटियम is responsible for secretion of progesterone hormone which is responsible for thickening of the uterine lining। and ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, इस टाइम पर ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है, देखो वो भी पीक पर आ रहा है, ठीक। तो ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो 2 पीक्स शो करता है, ओव्यूलेशन में तो पीक शो करता ही करता है, ठीक है। ये जब प्रोजेस्टेरॉन पीक पे होता है तब भी ईस्ट्रोजन पीक पे होता है, 2 वेव आती हैं ऐसे, ठीक है। और किसके साथ 2 वेव आती है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ, कि जब पहले प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं था और फिर जो प्रोजेस्टेरॉन हाई हो गया आफ्टर ओव्यूलेशन। तो जब ये आप ऐसा ग्राफ देखो कि मेरे पास 2 पीक आ रही है एक हार्मोन की और एक ही पीक आ रही है 14th डे के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये आपके ओवेरियन हार्मोन्स हैं जो यूटेरस में चेंजेस लेके आएंगे। और ये लूटियल फेज में हम बोलते हैं कि मेरे पास पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या लेवल होता है, जो कि आप देख सकते हो एक बगल वाले ग्राफ में कि धीरे धीरे अब आपका LH FSH घटना शुरू होता है, FSH ज़्यादा घट जाता है क्योंकि हमें नया फॉलिकल तो मैच्योर करना नहीं है। LH जब तक रहता है ना, तब तक वो कॉर्पस लूटियम को मैच्योर कर देता है, फिर कॉर्पस लूटियम अपना प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है और उससे उसको फीडबैक मिलता रहता है कि हाँ यूट्राइन लाइनिंग थिक हो रही है, वो वेट करता है, कॉर्पस लूटियम एक्चुअली वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो। तो पहले 7-8 दिन तो वो खूब इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन। तो अगर आप देखोगे कि पहले 7-8 दिन तक, 23-24वें दिन तक आपका प्रोजेस्टेरॉन खूब बनता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर कॉर्पस लूटियम को करता है कि मैं पागल हूँ, मैं यूट्रस को थिक करे जा रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन दिए जा रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं और अब तो होने वाली भी नहीं है क्योंकि ओवम को बाहर निकले हुए तो बहुत दिन हो गए, अब तक तो मरमुरा गया होगा, स्पर्म आएगा भी तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, हाँ मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। तो कॉर्पस लूटियम बोलता है अब मैं नहीं अपने आप को बना के रखूंगा, मेरा तो बनने का कोई फायदा ही नहीं, कोई मेरी सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई रुकत ही नहीं है। तो कॉर्पस लूटियम कहते हैं हाँ मैं कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाऊंगा, वो छोटी सी बॉडी बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, कहते हैं मेरे पास LH भी नहीं है जो मुझे मेंटेन करे, वो भी भग गया, और मेरा प्रोजेस्टेरॉन जो बेचारा यूट्रस की थिकनिंग करे जा रहा है, ओवम भी भग गया, फर्टिलाइजेशन भी नहीं, मैं भी भाग रहा हूँ, तो वो भी कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। और जब वो कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस तो उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, एंड इस डाउनफॉल की वजह से हम बोलते हैं कि धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बेचारी थिक होती है वो कहती है कि अब मेरा भी वक्त आ गया बेटा, मेरी भी जाने की बारी है। तो बाय द 28th day there is a sharp reduction in the progesterone hormone that leads to the shedding of the endometrial line and marking of the beginning of the menstrual cycle once again through the menstrual phase। तो हम बोलते हैं pituitary hormones during luteal phase they show a gradual decrease, there is a decrease in FSH, there is a decrease in LH, ठीक है। looking at the pituitary hormones, what are the changes that they are in the ovary,
तो हम बोलते हैं ओवरी के अंदर कॉर्पस लूटियम ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। जैसे जैसे ये हार्मोन्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे ही एक रिग्रेशन होता जाता है ऑफ कॉर्पस लूटियम इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड उसकी वजह से देयर आर चेंजेस इन दी ओवेरियन हार्मोन्स, कि आपके जो ओवरी के हार्मोन्स हैं वो भी ऐसा ही रिग्रेशन शो करते हैं कि इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन slowly at the end of the luteal phase go to a decreased level of progesterone and decreased level of estrogen. This decrease in the level of the progesterone and estrogen marks the shedding and also stimulates the pituitary कि भैया अब FSH LH की ज़रूरत है, हमने तो जो करना था कर लिया, हमारा तो कुछ कामयाब हुआ नहीं, अब तुम दोबारा से साइकिल शुरू कर दो, दोबारा से एग मैच्योर शुरू कर दो, हो सकता है अगली बार एग बने तो फर्टिलाइजेशन हो जाए और हमारी थिकनिंग का कोई काम आए. सो नाउ दिस decrease in the progesterone and estrogen leads to the shedding of the endometrial lining. So as you can see, the corpus albicans, it degenerates into corpus, the corpus luteum degenerates into corpus albicans, and this corpus albicans degeneration leads to a decrease in the progesterone, which leads to the shedding of the endometrial lining and the beginning of the next menstrual cycle. तो बिल्कुल 28वें दिन पर आकर ये हाल हो जाता है कि कोई प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं और अब तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड करनी ही पड़ेगी. So these are accumulative changes that we observe during a menstrual cycle, that the pituitary hormones, whenever there is an increase in FSH, it leads to follicular maturation and release of estrogen. A high estrogen stimulates a decrease in the FSH, that you can appreciate here. कि जैसे estrogen बढ़ता है FSH बेचारा कम हो जाता है, but देखा देखी LH के वो भी बढ़ जाता है. एंड जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है, पोस्ट ओव्यूलेशन कॉर्पस लूटियम बनता है, तो प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो जाता है जो कि यूटरस की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड ड्यूरिंग दिस लूटियल फेज देयर इज थिकनिंग, यूटराइन चेंजेस जो होते हैं, इन यूटराइन चेंजेस में हम बोलते हैं कि देयर इज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड जो बड़ा ही की इवेंट है कि इसमें ऐसा क्या खास होता है जो फॉलिकुलर फेज में जब थिकनिंग होती है उस थिकनिंग से कुछ अलग है. देयर इज ग्लैंड फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन फ्रॉम द यूटरस, इसीलिए इस फेज को सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं. ठीक है जी, विच इज समराइज्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स जो हम यूजुअली दिखाते हैं कि भैया फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 8th डे आपके ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. 14th डे जो आपका ओव्यूलेटरी फेज है उस पर LH भी पीक पे, FSH भी पीक पे, एस्ट्राडायोल भी. एंड फिर जैसे ही कॉर्पस लूटियम बनता है आपका प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन धीरे 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 दोबारा से पीक पर आता है, यूटराइन थिकनिंग होती है एंड देयर इज ग्लैंड फॉर्मेशन. जैसे ही एक कम हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बिल्कुल लो पे आ जाता है, दैट टाइम आफ्टर द 28th day it is followed by shedding of the endometrial lining when the estrogen progesterone are very low and FSH and LH are slowly starting to increase. On this concept there can be a question कि what if there is fertilization. ये सारे changes तो हमने तब observe करे कि जब fertilization नहीं थी. What if there is fertilization? The released ovum shows fertilization, forms a fetus and it gets implanted into the endometrial lining. Then what happens? There is maintenance of the corpus luteum. There is no corpus albicans regeneration. वो बड़े से बड़ा होता जाता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है, तब तक सिक्रीट करता रहता है जब तक
वो फीटस फुली डेवलप नहीं हो जाता एंड द फीमेल एक्सपीरियंसेस नो मेंस्ट्रुएशन फॉर द नेक्स्ट 9 months. तो हम बोलते हैं व्हाट इज द फेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अपॉन फर्टिलाइजेशन. Fate upon fertilization. So this fate upon fertilization is no menstruation for next 9 months, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जब तक प्रेगनेंसी लास्ट करती है. जब फुल्ली डेवलप फीटस हो जाता है, उसका एक्सपल्शन हो जाता है, तब आपकी शेडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल लाइनिंग होती है कि जो क्वेश्चन हमने बच्चे को देना था हमने दे दिया, बच्चा गया, अब हम भी जाते हैं. ठीक है जी. क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला घास खाने से डाइटिंग तो हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है. जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक सही तरीके से नहीं खाओगे तो नहीं. पढ़ना तो ज़रूरी है, बट जब तक सही तरीके से पढ़ के क्वेश्चन नहीं लाओगे तो नहीं है. अब देखो यहाँ पे आपको कौन से हॉर्मोन्स दिख रहे हैं कि 14th डे पर पीक आ रहे हैं. ठीक है, उससे पहले भी कम थे, उसके बाद भी कम है, और ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं. और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में 14th डे पे सबसे ज़्यादा पीक कौन शो करता है? आपका LH. सो ऊपर वाला कौन है? LH. ऊपर वाले को ट्रेस बैक करो, ये आपका LH है, ये आपका X है. तो X कौन हो गया? LH. और Y कौन हो जाएगा? आपका FSH, जो पहले तो बढ़ता है फिर घट जाता है ईस्ट्रोजन के, फिर उसको लालसा आती है कि ये तो बढ़ रहा है, मैं कैसे घट जाऊं, तो ये भी बढ़ जाता है. और फिर एंड में आते आते फिर से FSH बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि नया फॉलिकल हमें बनाना है. ऐसे ही अब ओवेरियन हॉर्मोन्स आपको दे दिए. हमें पता है कि ओवरी में पहले 14 दिन कौन सा हार्मोन नहीं होता, क्योंकि कॉर्पस लूटियम नहीं होता, सेकेंड हार्मोन नहीं होता, तो ये प्रोजेस्टेरॉन है. ऊपर भी बना सकते थे इसको. ठीक है, कौन सा है जो वेव की तरह 2 पीक को शो करता है? ओव्यूलेशन पे भी पीक पे होता है, और आपके मिड यूट्रस पे भी पीक पे होता है. दिस वन. तो ये आपका कौन हो गया? ईस्ट्रोजन. तो 2 वेव्स शो करता है. वेरी इंपॉर्टेंट पहचानने का सिंपल तरीका कि जो 2 वेव शो करे. एक ऐसे हार्मोन अगर अकेला भी बनाओ कि ओव्यूलेशन पे भी पीक पे है और मिड लूटियल फेज पर भी पीक पे है, तो वो ईस्ट्रोजन है. आपको जरूरी नहीं है उसको कंपेयर ही करना है प्रोजेस्टेरॉन के साथ. चारों भी आ सकते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए. ठीक. और डॉटेड और लाइंड आपको हमेशा एक एडवांटेज देगा कि एक ओवेरियन है, एक पिट्यूटरी है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डॉटेड है ना, ये आपके ओवेरियन हॉर्मोन्स है. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि देखो 2 पीक हैं बी के, ग्रीन वाले के, एक ही पीक है ए का, वो उससे 14 दिन से पहले तो है ही नहीं. तो सबसे बड़ी एडवांटेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कि जो 14 दिन से पहले नहीं है, माने कॉर्पस लूटियम नहीं है, वो कौन है? वो प्रोजेस्टेरॉन है. तो ए तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हो ही जाएगा. और प्रोजेस्टेरॉन के साथ जो पीक शो करता है वो एक ही है, वो कौन है? वो ईस्ट्रोजन है. तो ये ग्रीन वाला आपका ईस्ट्रोजन हो गया. मार्क कर लो कि ईस्ट्रोजन ओव्यूलेशन पे भी सबसे हाई होता है. हाँ, तो बी आपका ईस्ट्रोजन हो गया. फिर वो आपसे बोलते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो सी और डी. वो तो हमने अभी करे. सबसे ज्यादा पीक पे कौन होता है? LH. और LH और LH के साथ कौन सा हार्मोन आता है पिट्यूटरी से? FSH. तो ये FSH हो जाएगा. सिंपल. हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्राफिकल हार्मोन रिप्रेजेंटेशन. ऐसे ही अब वो ये भी दिखा रहे हैं, देखो कि मेरे पास एक हार्मोन है, ये ऐसे बढ़ रहा है और ये ऐसे बढ़ रहा है. जो 14 दिन से पहले है ही नहीं, वो कौन सा है? बी आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया. ए आपका ईस्ट्रोजन हो गया. एंड ये सारे हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय ओवरी. ओवरी जो कि क्या चेंजेस शो कर रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन, जो कि क्या बनाता है? कॉर्पस लूटियम. और कॉर्पस लूटियम ही है जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है. और एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनिंग, ये एंडोमेट्रियम है जिसमें आपकी थिकनिंग हो रही है, ग्लैंड फॉर्मेशन हो रही है, ब्लड सेल formation, blood vessel formation हो रही है. So all these kind of questions can come, you should be able to solve. So I hope now after this entire lecture, जब तुमने इतनी patience रखी है, end तक आए हो, सारे phases पढ़े हैं,
तो तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। पता है क्यों? कि जो बंदा इतनी शिद्दत से मेहनत करता है, जिसमें इतनी पेशेंस है, वही पेशेंट कर सकता है। क्योंकि कभी कभी तुम्हें 8 घंटे की सर्जरी भी करनी पड़ेगी, तो कैसे करोगे? जब तक उतनी पेशेंस नहीं होगी, 2 घंटे बाद बोलोगे भैया मेरे से तो नहीं हो रही, अब कोई और डॉक्टर आके कर लो, ऐसे तो नहीं होगा ना। पढ़ना भी तुम्ही को पड़ेगा, पेशेंस भी तुम्ही को शो करनी पड़ेगी। हर टॉपिक की डिटेल, उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस पहले समझोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर टेस्ट दोगे, तभी तैयारी अच्छी होगी बेटा। वो क्या कहते हैं, आई है ना हमारी नई मूवी वो शेरशाह वाली, कि तैयार हो, करोगे वार, हो जाए वॉर। तो ये वॉर है, इधर यू विन और यू लूज एंड यू हैव टू क्रैक दिस नीट दिस टाइम। ओके, सो ऑन दैट नोट मैं आपको बोलूंगी अलविदा, नमस्कार। बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमें पेशेंस रखनी है, हम टाइम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, हर टॉपिक को ऐसे ही डिटेल में उसके सब टॉपिक्स की डिवीजन के साथ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, डिजिटल नोट्स के साथ, क्वेश्चंस उससे जो रिलेटेड आ सकते हैं, हर टॉपिक आपको इसी तरीके से कवर कराया जाएगा बेटा। ठीक है, सो कीप योर जोश हाई and prepare yourself for the war to win. Bye bye. Thank you for joining.